अगर आप इस वीडियो को आज पूरा देखते हैं तो कुछ होना हो, बट आज आपका सीपीसी पढ़ने से डर निकल जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लीगली लिट पर। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये दो चीज़ें। पहला, स्ट्रक्चर ऑफ सीपीसी और स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। स्ट्रक्चर ऑफ सीपीसी मतलब कि सीपीसी को किस तरीके से लिखा गया है, ये जो हम देखते हैं कि सेक्शंस और ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो किस तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। और दूसरा, एक सिविल सूट की क्या स्टेजेस होती हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट आगे बढ़ते हैं और सब ये जानते हैं सबसे पहले कि सीपीसी हमारा किस नेचर का लॉ है। सीपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है जो सिविल केस या सिविल सूट, टेक्निकली हम जिस सिविल केस को सीपीसी के तहत सूट बोलते हैं, तो सिविल सूट का प्रोसीजर कि वो कैसे इंस्टीट्यूट होगा, उसमें कोर्ट किस तरीके से समन्स इशू करेगा, एक डिफेंडेंट किस तरीके से रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, ये सारी बातें हमें सीपीसी में पता चलती है। ये डिवाइडेड है सेक्शंस और ऑर्डर्स में। तो अगर मैं बेसिक डिफरेंस अभी बता दूं तो एक डिफरेंस होता है कि सेक्शन सब्सटैंटिव पार्ट को कंटेन करते हैं कि एक केस किस तरीके से चलेगा, और जो ऑर्डर्स हैं वो उन सब्सटैंटिव प्रोसीजर के डिटेल्ड स्टेप्स बताते हैं। आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम जब इंडेक्स देखेंगे सीपीसी का तो उसमें आपको देखने को मिलेगा प्रिलिमिनरी चैप्टर। जो प्रिलिमिनरी ये जो पार्ट है, इसमें बेसिकली कुछ जनरल बातें दी गई हैं जो आपको सिविल केस के दौरान दिमाग में रखनी है। जैसे कि जो शब्द बताए गए हैं उनको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। आप केस में सुनेंगे डिक्री, ऑर्डर या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये सारे वर्ड्स के क्या मीनिंग है, तो ये सब चीज़ें आपको डेफिनेशन में मिलेंगे। इसके साथ साथ और भी कई वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, आपको कोड्स के बारे में बताया जाएगा इस प्रिलिमिनरी चैप्टर में कि सेक्शन 3 में जैसे देखें, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में हम जैसे देखें तो ये सारे टाइप्स की कोड बताई जा रही है। सेक्शन 3 में जनरल सिविल कोड और उनकी हायरार्की के बारे में बताया जा रहा है। फिर स्मॉल कॉजेज कोड और प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोड के बारे में सेक्शन 7 और सेक्शन 8 में बताया जा रहा है। और इनके रेलेवेंट जो ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर 50 और ऑर्डर 51 है। फिर आगे ये बताया जाएगा कि जो सीपीसी है, ये जो कोड है, इसका एप्लीकेशन आप रेवेन्यू मैटर्स में, रेवेन्यू कोड के सामने जो चल रहे होंगे उस पर भी करेंगे। मतलब यही सेम प्रोसीजर रेवेन्यू कोड्स में फॉलो किया जाएगा। ये बात हमें सेक्शन 5 में पता चलती है। और उसके बाद पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का रूल। तो ये तीन अलग अलग लेवल की कोर्ट्स होती हैं जहाँ पे पहली बार में केस इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। तो किस तरीके से केस का बंटवारा किया है, तो उसमें पहला एक जो क्राइटेरिया होता है दैट इज द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, जो हमें ध्यान देते हुए चलनी रहती है। सेक्शन 6 जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के रूल को डिक्लेयर करता है कि हर कोर्ट का एक पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होगी। तो पार्ट 1 बेसिकली जनरल रूल बताता है कि सीपीसी में किस टाइप के एक सूट इंस्टीट्यूट करने के पहले आपको क्या जनरल रूल्स दिमाग में रखने हैं। तो पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना होता है सूट इंस्टीट्यूट करते वक्त, दैट इज द जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो उसका मतलब होता है एक्सटेंट ऑफ पावर। कि जुरिस्डिक्शन के तीन टाइप के रूल्स होते हैं, पेक्यूनरी, सब्जेक्ट मैटर एंड टेरिटोरियल। और इनके बारे में सेक्शन 6 में पेक्यूनरी के बारे में देखने को मिला। सेक्शन 9 15 से लेकर 21 ए तक जो रूल्स कंटेन किए गए हैं उसमें आपको सब्जेक्ट मैटर एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रिस्पेक्टिवली के बारे में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एक नया सूट इंस्टीट्यूट अगर आप करना जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि उसी मैटर पे कोई ऑलरेडी एक प्रीवियस सूट पेंडिंग तो नहीं है। और अगर कोई प्रीवियस सूट पेंडिंग होता है किसी मैटर में तो जो सब्सिक्वेंट सूट होता है उस पर स्टे लग जाता है, मतलब उसकी प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ेंगी। तो ये रूल जो रेस्ट सब्जुडिस के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद वही आप जब कोई सूट इंस्टीट्यूट करने जा रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसी सेम मुद्दे पर कोई प्रीवियस सूट ऑलरेडी डिसाइडेड तो नहीं है। अगर कोई प्रीवियस सूट उसी सेम मुद्दे पे ऑलरेडी डिसाइडेड है तो रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल के तहत हम दोबारा एक नया सूट नए सिरे से इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते थे। तो ऑर्डर 3 1 से लेकर 3 तक जो प्रोविजंस है उसमें एक प्रॉपर सूट किस तरीके से आप सूट को फ्रेम करेंगे उसके बारे में बताया है। और एक बार अगर सूट इंस्टीट्यूट हो गया तो मान के चलो वो किसी एक कोर्ट में है, उससे अगर आपको किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करवाना है या फिर आप अपना सूट फाइल करने के बाद विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो इस सब के बारे में आपको सेक्शन 22 से 25 में कुछ प्रोविजंस मिल जाएंगे। पार्ट 1 में जो सेकंड सब टॉपिक देख सकते हैं वो है प्रोसीजर फॉर जनरल सिविल सूट। सूट कैसे इंस्टीट्यूट होगा और उसमें जजमेंट कैसे पास होगा, मतलब एक सूट इंस्टीट्यूट होने से जजमेंट पास होने तक का सफर कैसे तय किया जाएगा, वो सेक्शन 26 से 35 बी और उनके साथ सेक्शन ऑर्डर 4 से 20 22 से 25 को बता रहे हैं कि एक सूट के सफर किस तरीके से तय किया जाएगा। अब बात यहाँ पे मैंने लिखी है जनरल सिविल सूट की। तो इससे एक चीज और आप दिमाग में रखिए कि जो सीपीसी में दो टाइप के सूट्स हैं जिनका प्रोसीजर बताया गया है। एक जनरल, जिनको हम रेगुलर भी बोलते हैं कोर्ट की भाषा में, रेगुलर सिविल सूट, और एक है पर्टिकुलर सूट। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको आगे जब हम पर्टिकुलर सूट को पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। तो प्लेंट लगाना जरूरी है सूट इंस्टीट्यूट होने के लिए, हमें बताता है सेक्शन 26। और प्लेंट कैसे बनेगी ये हमें बताता है ऑर्डर 7। फिर प्लेंट फाइल होने के बाद कोर्ट किस तरीके से समन्स इशू करेगा, तो ये सारी चीजें आपको इन प्रोविजंस में मिलेगी। और पूरी इंक्वायरी ट्रायल कंप्लीट होने के बाद जजमेंट भी कैसे पास होगा तो ये आपको इन प्रोविजंस में पता चलेगा। फिर उसके बाद एक ट्रायल कंप्लीट होने के बाद किसी भी केस में जजमेंट या डिक्री या ऑर्डर पास हो जाता है तो उसको फिर आप एग्जीक्यूट करवाते हैं। एग्जीक्यूट मतलब इन्फोर्स करवाना है कि कोर्ट ने आदेश तो दे दिया पर आदेश का करें क्या, उसका पालन करवाना होता है, तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन की बात पार्ट 2 में बताई गई है। सेक्शन 36 से 74 रेड विद ऑर्डर 21। पार्ट 3 बताता है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कमीशंस। तो कमीशंस बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे मान के चलो एक कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और वो कोर्ट प्रीमाइसेस में चल रहा है और कोर्ट प्रीमाइसेस में जो एक विटनेस है वो नहीं आ सकता और विटनेस कहीं दूर है और ये इंपॉर्टेंट विटनेस भी है कि इसको आप एग्जामिन भी करें। तो ऐसे केस में जो कोर्ट है वो कमीशन इशू करके इस विटनेस का एग्जामिनेशन करवा सकता है। और इस कमीशन
में बेसिकली एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट रहेंगे जो जाएंगे और विटनेस को एग्जामिन करेंगे और वो एक रिपोर्ट बनाएंगे और वो रिपोर्ट कोर्ट के सामने जब सबमिट कर दी जाएगी तो माना जाएगा कि वो जो रिपोर्ट है वो विटनेस की टेस्टिमनी है और उसको एविडेंस के तौर पे यूज किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो अभी हमने रेगुलर सिविल सूट का प्रोसीडिंग्स पढ़ी पार्ट 1 में, उसी प्रोसीडिंग्स में साथ में ये इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स भी शामिल हो सकती हैं। तो इसके साथ साथ ये तो विटनेस एग्जामिनेशन एक एग्जांपल दे दिया। विटनेस एग्जामिनेशन के अलावा और भी बहुत सारे पर्पस हैं। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, कोई पार्टीशन करवाना, फिर कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करना, लोकल इंस्पेक्शन करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम मतलब एक कोर्ट कमीशन के थ्रू कर सकती है, क्योंकि जज बार बार तो ये सब इतने सारे काम खुद उठ के करने जा नहीं सकता। तो जज को हेल्प करने के लिए कमीशन के प्रोविजंस हेल्प बताए गए हैं जो सेक्शन 75 से 78 रेड विद ऑर्डर 26 आपको पढ़ने रहेंगे। फिर नेक्स्ट जो आता है पार्ट 4 दैट टॉक्स अबाउट द पर्टिकुलर सिविल सूट। पर्टिकुलर सिविल सूट बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि पर्टिकुलर सिविल सूट में जो एक पार्टी होगी सूट की, या तो प्लेंटिफ या तो डिफेंडेंट, कोई एक पार्टी स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल नेचर की होगी। स्पेशल कैटेगरी या नेचर जैसे फॉर एग्जांपल हमें जो यहाँ मेंशन किया गया है दैट इज कि अगर कोई गवर्नमेंट है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट तो उनके अगेंस्ट कुछ स्पेशल पर्टिकुलर प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे अलॉन्ग विद द रेगुलर सिविल सूट के प्रोसीजर। फिर कोई अगर माइनर है तो कोई ना कोई एक पार्टी इस टाइप की नेचर की होगी और उनके लिए अलग प्रोसीजर दिए गए हैं और ये प्रोसीजर ऐसे सब्सटीट्यूट नहीं है, कॉम्प्लीमेंटिंग वे में है। मतलब जो अभी रेगुलर सिविल सूट का प्रोसीजर हमने पढ़ा उसी के साथ थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। फिर पार्ट 5 आपको बताता है स्पेशल प्रोसीडिंग्स के बारे में। स्पेशल प्रोसीडिंग्स वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब कि यहाँ जो पार्ट में वो सूट नहीं है, ये जो भी प्रोसीजर बताया है ये सूट के बारे में नहीं बताया, कोई अलग सी प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया। तो अलग प्रोसीडिंग्स क्या क्या है हमारे पास, तो एक बार हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। एक तो एडीआर, जैसे सेक्शन 89 है वो बताता है कि कोर्ट के पास कोई भी विवाद आएगा तो वो उसको पहले एडीआर की तरफ रेफर करेगा। अब एडीआर मतलब कि जिसमें रेगुलर प्रोसीडिंग्स फॉलो ना करते हुए सिंपल सी कोई आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन या लोकपाल, इस टाइप की प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते हुए, इन रेमेडीज का पालन करते हुए आपके डिसीजन पे आए। तो यहाँ पे कोर्ट ये सूट नहीं है यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स हैं। तो इस टाइप की प्रोसीडिंग्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ स्पेशल प्रोसीडिंग्स में। फिर दूसरे आपको फ्रेंडली सूट्स के बारे में पता चलेगा। नाम से सूट्स हैं बट सूट बोला गया है पर ये सूट एक्चुअल में होते नहीं है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि किस टाइप की स्पेशल प्रोसीडिंग्स आपको सीपीसी में देखने को मिलेंगी। फिर तो नेक्स्ट आ जाती है हमारी पार्ट 6 की प्रोसीडिंग्स। तो पार्ट 6 में बताया गया है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में। और ये जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं ये तभी इशू की जाती हैं व्हेन इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने सुना होगा इंजंक्शन के बारे में। तो इंजंक्शन जो है वो एक सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के तहत इशू किया गया ऑर्डर होता है और वो ऑर्डर के तहत आप कोई स्टे बेसिकली स्टे या रिस्ट्रेन ऑर्डर लेके आते हैं जो भी अपोजिट पार्टी होती है उसके अगेंस्ट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है आपके सामने, ठीक है, उसमें एक प्लेंटिफ है एक डिफेंडेंट है। अब प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है कि जमीन उसकी है जो कि पोजेशन में है डी के। अब डी सूट के चलते इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहे या उसको कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाहे, और इस टाइप के एक्ट से क्या होगा कि प्लेंटिफ का नुकसान हो जाएगा क्योंकि सूट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट जो है वो किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा या उसका कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो सब्जेक्ट मैटर को प्रिवेंट करना इज नेसेसरी हियर एंड फॉर द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट आल्सो इट इज नेसेसरी। तो इंजंक्शन ऑर्डर यहाँ पे इशू कर सकता है कोर्ट अंडर सेक्शन 9495 रेड विद ऑर्डर 39 स्पेसिफिकली, और उसके बेसिस पे डी विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग एनी चेंजेस इन द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी और द सब्जेक्ट मैटर। तो इस टाइप के सिनेरियोज में कोई भी जब कोई केस खतरे में आ जाए किसी भी पार्टी के एक्ट के बेसिस पे जिससे कोई डिसीजन प्रॉपर्ली ना आ पाए, तो ऐसे सिनेरियोज में सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स इशू की जा सकती हैं। तो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में जैसे इंजंक्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर एक आता है अरेस्ट, तो अरेस्ट करवा सकते हैं किसी पार्टी का अगर वो सब्जेक्ट मैटर को डिस्ट्रॉय करना चाहे या भागना चाहे। तो डिफेंडेंट यूजली होता है जिसके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग्स यूजली इशू की जाती हैं, बट कुछ कुछ केसेस में आप प्लेंटिफ के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये सारी प्रोसीडिंग्स तभी इशू करेगा कोर्ट व्हेन इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस। फिर पार्ट 7 में आपको पता चलेगा अपील कैसे की जाएगी। तो हमने अभी देखा था पार्ट 1 में जो डिक्री आई या जो ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट अगर आप अग्रीव्ड हैं, अग्रीव बोले तो नाखुश हैं, तो आप अपील कर सकते हैं कोई अपलेट कोर्ट में। मतलब अपलेट यानी जो भी हायर कोर्ट होगी उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस आपको सेक्शन 96 से 112 में पता चल जाएंगे और ऑर्डर जो डिटेल प्रोसीजर बताते हैं वो ऑर्डर 141 से 45। फिर नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा पार्ट 8 में रेफरेंस रिव्यू और रिवीजन, राइट। तो ऐसी सिनेरियो जहां अपील फाइल नहीं हो सकती या फिर अपील के अलावा भी कुछ और रिकॉर्ड्स लिए जा सकते हैं तो वो होते हैं रिवीजन। और उसके बाद अगर रिव्यू की सेम ऑर्डर आपका फाइनल ऑर्डर पास हो गया और उसके अगेंस्ट आपको कुछ नया एविडेंस पता चला तो जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास करा उसी के सामने आप एप्लीकेशन लगा दें कि सर प्लीज एक बार रिव्यू कर लीजिए डिसीजन में। एंड रेफरेंस, व्हेन इट कम्स टू रेफरेंस, तो रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो इट इज नॉट केपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स डिटरमाइन करती हैं, दैट इज हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अगर कोई ऐसे केस से डील कर रही है जिसमें उसको लगता है कि देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व, ऐसा कोई लॉ है जिसका इंटरप्रिटेशन अभी प्रॉपर्ली किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है जिसके बेसिस पे हम डिसीजन दे पाए, तो वो लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो हमारे कोर्ट्स हैं जितने भी हमने अभी क्लासेस ऑफ कोर्ट देखी, दे कैन मेक अ रेफरेंस एंड रेफर इट टू द हाई कोर्ट फॉर डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। इस पार्ट को आप इंटरप्रेट करें। तो सिंस दे आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट द लॉ, मतलब दे आर एबल तो नहीं, दे आर नॉट एम्पावर्ड टू इंटरप्रेट द लॉ, सो दे आर
allowed to make a reference with their opinion. This should be interpreted in this particular way. सेक्शन 113 से 115 ऑर्डर्स 46 47 डिटेल प्रोसीजर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आप पार्ट 9 में जब आएंगे तो ये पार्ट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, ये थोड़ा ऑब्सोलीट पार्ट हो चुका है। रीज़न क्योंकि 1908 का कोड है, तो 1908 के टाइम पे कोई जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स होती थी जो हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट होती थी, तो उनके लिए कुछ अलग प्रोविजंस थे, नॉट नेसेसरी फॉर अस टू नाउ। फिर पार्ट 10 में बताया गया है कि हाई कोर्ट जो रहेगी स्टेट्स की, उनके पास पावर रहेगी कि जो ऑर्डर में रूल्स दिए गए हैं उन रूल्स को अपने अकॉर्डिंगली, हाई कोर्ट के प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली अमेंड कर सके। तो ये जो अमेंडमेंट हो रहा है वो सिर्फ हाई कोर्ट अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए अमेंड कर रहे हैं रूल्स में। फिर पार्ट 11 कुछ मिसलेनियस पावर्स के बारे में बताता है, जैसे कि आपने सुना होगा इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट 151। तो इनहेरेंट पावर्स के तहत कोर्ट के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो जो भी ना लिखा हो बट जस्ट है उनको एक्सरसाइज कर सकती है। हर चीज़ लिख नहीं सकते, इसलिए कुछ पावर्स डिस्क्रिप्शन पे दी गई हैं कोर्ट के, बट उसका जो ग्राउंड है एक्सरसाइज करने का, जस्ट टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस। अभी ये एंड ऑफ जस्टिस बहुत वाइड इम्प्लीकेशन का है, तो केस टू केस आपको इसको डिफाइन करना होता है। तो इसमें ऑर्डर 48 के साथ आप पढ़ेंगे और भी कुछ बातें आपको देखने को मिलेंगी पार्ट 11 में, जैसे रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन क्या होता है, रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन कैसे लग सकती है 144 में। फिर उसके बाद अगर कोई कोर्ट फीस कम भरता है तो कोर्ट फीस भरने के लिए टाइम दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो ये सब कुछ ऐसे मिसलेनियस प्रोविजन है जो आपको पार्ट 11 में देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद एक ऑर्डर 49 हमारा बचता है सब कुछ डिस्कस करने के बाद, जो स्टैंड अलोन ऑर्डर बचता है, जो कि सिर्फ चार्टर्ड हाई कोर्ट से रिलेटेड है। अब अगेन 1908 नॉट नेसेसरी एज ऑफ नाउ, बट स्टिल चार्टर्ड हाई कोर्ट्स क्या होते हैं वो जान लेते हैं कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये तीन जगहों पे 1862 में क्वीन विक्टोरिया जो थी उन्होंने एक रॉयल चार्टर इशू किया और ये तीन जगहों पे हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए। तो रॉयल चार्टर से ये जो हाई कोर्ट बने इनको बोलते हैं चार्टर्ड हाई कोर्ट्स। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है इस वीडियो का, दैट इज द स्टेजेस ऑफ अ सिविल सूट। तो जो रेगुलर सिविल सूट है उसके क्या स्टेजेस होती हैं हम वो जानेंगे। तो सबसे पहला सूट इंस्टीट्यूट होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है सिविल सूट का, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। फिर सेकंड, प्लेंट के ऊपर इंक्वायरी की जाएगी, दोनों पार्टीज को एग्जामिन किया जाएगा, फिर एग्जामिन करने के बाद इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद इशूज को सेटल किया जाएगा। फिर सेटल हो जाएंगे जब इशू, तो फिर ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा और ट्रायल के बाद आता है डिसीजन, जो कि डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर के फॉर्म में होगा। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये आगे की जो हमारे वीडियोस होंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे, बट ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको सीपीसी में मेंशन रहेंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नोटिस करवाने के लिए पहले से मेंशन कर दी। फिर डिग्री के बाद अगर आप उस डिग्री से खुश नहीं है तो आप अपील, रिवीजन, रिव्यू, यहाँ पे इस टाइप का कोई रेमेडी ले सकते हैं। एंड उसके साथ साथ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स भी चालू हो जाएंगी, कि मतलब इस डिग्री को एग्जीक्यूट तो करवानी रहेगा ना, तो अगर अपील कर देते हो तो और अपीलेट कोर्ट एग्जीक्यूशन स्टे करती है तो एग्जीक्यूशन बाद में आएगा, बट अदरवाइज डिग्री के बाद एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स और अपील की प्रोसीडिंग्स पैरेलली चालू हो सकती हैं। तो पहला हमारा जो स्टेज है इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, उसमें प्लेंट के थ्रू आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। तो सेक्शन 26 में ये डिक्लेरेशन दिया गया है कि जो सूट होगा टेक्निकली सिर्फ और सिर्फ प्लेंट के बेसिस पे इंस्टीट्यूट होगा। और प्लेंट क्या है तो वो ऑर्डर 6 और 7 को जब आप साथ में पढ़ेंगे उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि प्लेंट क्या है। फिर इंस्टीट्यूट मतलब जब प्लेंट प्रेजेंट हो गई है कोर्ट के सामने तो कोर्ट फिर उस पर इंक्वायरी करेगा। प्लेंट एडमिट होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए, ये सब बातें ऑर्डर 7 में एक बार देखने के बाद, अगर एडमिट करता है कोर्ट प्लेंट को तो फिर वो समन इशू कर देगा। समन इशू करेगा किसको? ऑफकोर्स डिफेंडेंट को, कि डिफेंडेंट आओ भाई आपके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है और बताओ कि ये क्या करना है, इसमें आगे बढ़ना है कि एडमिट कर रहे हो कि लड़ना चाहते हो कि क्या। तो ये सब प्रोसीडिंग्स इंक्वायरी के टाइम पे चालू होंगी। इशुएंस ऑफ समन टू डिफेंडेंट कि भाई आओ और रिटन स्टेटमेंट अपना फाइल करो। तो ये सेक्शन 27 जो ऑर्डर 5 के साथ पढ़ा जाएगा, और रिटन स्टेटमेंट के लिए आपको ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 8 पढ़ना है। तो ऑर्डर 6 दो बार क्यों आ गया? क्योंकि ऑर्डर 6 जनरली प्लीडिंग्स के बारे में बताता है। ऑर्डर 6 सॉरी, तो प्लीडिंग्स में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों चीज़ें आएंगी। तो प्लीडिंग की जनरल रूल्स तो पढ़नी पड़ेंगी आपको जब दोनों चीज़ों को जानना है। फिर जब रिटन समन इशू हो गया डिफेंडेंट को, रिटन स्टेटमेंट लेके वो कोर्ट के सामने अपेयर होगा। अपेयर नहीं होता है तो ऑर्डर 9 में उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं कि अगर नॉन अपेयरेंस होती है तो क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। अपेयरेंस के बाद एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट अपेयरेंस पे पार्टीज का, कि आप बताओ एक एक बार अपने मुंह जुबानी आप दोनों बताएं कि क्या विवाद है। एग्जामिनेशन होने के बाद कोर्ट को लगता है कि हाँ कोई विवाद है तो फिर वो इशू सेटल करेगा। सेटलमेंट ऑफ इशू ऑर्डर 14 में बताया गया है कि कैसे करेगा कोर्ट, इशूज क्या हो सकते हैं, कैसे उसको डिटरमाइन करता है कोर्ट, ये सारे रूल्स आपको ऑर्डर 14 में मिल जाएंगे। इशू सेटल करने के बाद ट्रायल की तरफ बढ़ेगा कोर्ट। ट्रायल में क्या क्या स्टेप्स फॉलो होती हैं कि भाई जो विटनेस होता है उसको समन इशू करा जाएगा, उनको एग्जामिन किया जाएगा। उनको एग्जामिन कब कब एफिडेविट के द्वारा किया जा सकेगा, एफिडेविट मतलब वो शपथ पत्र फाइल कर दे और खुद ना आए तो भी चल जाए, तो एफिडेविट के द्वारा कब कब उनको एग्जामिन किया जाएगा ये ऑर्डर 19 में बताया गया है। और फिर जनरल तारीख पे तारीख के जो प्रोविजंस हैं एडजमेंट के वो ऑर्डर 17 में बताए गए हैं। तो बेसिकली ऑर्डर 16 से लेकर ऑर्डर 19 तक आपको ट्रायल के प्रोसीजर या स्टेप्स लिख लीजिए, जो भी आपको सही शब्द लगे यूज़ करके आप उसको बता सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रायल खत्म होने के बाद आएगा हमारा जजमेंट। जजमेंट बेसिकली रीज़न होता है कि जज ने जो भी डिसीजन दिया है डिक्री या ऑर्डर में उसके पीछे का रीज़न। फिर डिक्री या ऑर्डर ये वो पार्ट होता है कि जो जज का डिसीजन होता है। थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस दोनों में है, डिक्री में भी डिसीजन ही है फॉर्मली, ऑर्डर में भी डिसीजन है। डिक्री और ऑर्डर दोनों इन्फोर्सिएबल भी हैं, मतलब एग्जीक्यूट करवाए जा सकते हैं, बट डिक्री में फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स होते हैं, कभी कभी ऑर्डर में वो जरूरी नहीं है। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। तो जो सेक्शन 2 है उसमें जो डेफिनेशन है जजमेंट की, डिक्री की, ऑर्डर की, तो वो ये है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में डिफाइन करी है डिक्री, ऑर्डर सॉरी सब सेक्शन 9 में डिफाइन किया है जजमेंट, और सब सेक्शन 14 में डिफाइन किया है ऑर्डर को। और
ऑर्डर 20 के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जजमेंट कैसे पास होगा, कितने दिनों के अंदर पास हो जाना चाहिए, और डिग्री कब आएगी, डिग्री कहाँ लगी रहेगी जजमेंट के। तो ये सब बातें आपको ऑर्डर 20 में पता चलेगा। फिर उसके बाद अगर आपको अपील फाइल करनी है तो सेक्शन हम बता ही चुके हैं 96 से 112 में आप अपील फाइल कर सकते हैं। और कैसे करेंगे डिटेल में प्रोसीजर जानना चाहेंगे तो ये सारे आपके ऑर्डर्स हैं। रिव्यू के लिए सेक्शन 114 रेड विद ऑर्डर 47 पूरा डिटेल प्रोसीजर पता चल जाएगा। रिवीजन के लिए 115 में जो ग्राउंड्स हैं उसमें आप रिवीजन फाइल करेंगे, एंड हाई कोर्ट विल रेगुलेट द ओन प्रोसीजर कि किस तरीके से वो उस चीज़ को चलाना चाहेगा रिवीजन को। तो सिंस हाई कोर्ट विल रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर, देयर इज नो स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर प्रोसीजर ऑफ रिवीजन। फिर एग्जीक्यूशन की बात होगी लास्टली कि अब एग्जीक्यूट करवानी है डिग्री, तो ऑर्डर 36 सॉरी सेक्शन 36 से 74 एंड ऑर्डर 21 रेड विद करेंगे जब आप साथ में इनको, तो आपको एग्जीक्यूशन करवाने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पता चल जाएगा। और इसी के साथ आज हम खत्म करते हैं अपने वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू। मेरा नाम है शाश्वत जैन, एंड जल्द ही आपके लिए अगली वीडियो तैयार की जाएगी।